सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी हॉल में। ठीक है, और उत्तराखंड की आज हमें क्लास में पढ़ना है, समझना भी है। उत्तराखंड में यादव थे, नाग, मौखरी तथा वर्धन वंश। उत्तराखंड में ये राजवंश चल रहे हैं। कुछ बड़े भी राजवंश हैं, कुछ छोटे राजवंश हैं, कुछ जो कहते हैं कि किले बना करके रहते, गढ़ बना करके रहते, कोटो बना करके रहते। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इससे पहले यदि हम देखें तो हमने कुषाणों के बारे में बात की थी। ठीक है, शक के बाद कुषाण वगैरह, मतलब कैसे कैसे सबका आगमन, किस किस का आगमन हमारे उत्तराखंड भूमि पर हुआ वो हम जान रहे हैं। तो आज जो हमें बात करनी है, उत्तराखंड में यदुवंश चला था, उसके बाद में नागवंश चला, मौखरी वंश चला और साथ ही साथ वर्धन वंश भी चला था। आखिर ये वंश क्या थे, कैसे इनका उत्तराखंड आगमन हुआ, वो सारी जानकारी हमें पढ़नी। ठीक है, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है यदुवंश की। अब यदुवंश जो हमारा लास्ट हुआ था कर्तरीपुर राज्य, इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कुषाण थे, कुषाण के बाद योधे, योधे के बाद कर्तरीपुर या परवर्ती कुड़िंद हम कह सकते हैं। लेकिन परवर्ती कुड़िंद के बाद जो आगमन हुआ था उत्तराखंड में वो हुआ था यदुवंशियों का। ठीक है, यदुवंश, यदुवंश को हम यादव कह सकते हैं, यादवों का, यानी कि कर्तरीपुर राजवंश को जो कुड़िंद थे उन्हें पछाड़ दिया गया और उसके बाद में किसने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, यदुओं ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यादव की बात आती है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, यदुवंश के संस्थापक जो नाम आता है वो नाम आता है श्री सेन वर्मन। संस्थापक कौन, श्री सेन वर्मन का नाम आता है। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है कि मतलब यादव थे, वो क्या करते थे, कैसी स्थिति है, तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है लाखा मंडल। लाखा मंडल की स्थिति कहाँ बताएंगे, देहरादून। देहरादून में वहां की राजकुमारी ईश्वरा की, ईश्वरा के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर यादवों का जो था शासन था, यदुओं का शासन था। अब राजकुमारी ईश्वरा जैसा कि नाम आया है, लाखा मंडल की राजकुमारी थी। लाखा मंडल देहरादून में पड़ता है। यहाँ से इनका शिलालेख मिला। शिलालेख में क्या अंकित किया गया है कि यहाँ पर यदुवंश रहा था। सेन वर्मन के बारे में जानकारी मिली। अब राजकुमारी ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये पुत्री थी। इन्हें पुत्री बताया जाता है, मतलब इनके पिता का नाम क्या था, तो ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी। जो राजकुमारी ईश्वरा थी, लाखा मंडल की राजकुमारी, वो किसकी पुत्री थी, भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और यदि इनकी पत्नी, मतलब ये पत्नी किसकी थी, तो चंद्रगुप्त। अभी चंद्रगुप्त कौन थे, तो जालंधर पंजाब के राजकुमार थे चंद्रगुप्त, उनकी ये पत्नी थी। राजकुमारी ईश्वरा का नाम आ रहा है। ठीक है, मतलब कि लाखा मंडल क्षेत्र पर भास्कर वर्मन का भी नाम सुनने को, संस्थापक तो सेन वर्मन थे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर लाखा मंडल जो मिलता है या यदुओं के जो राजा थे उनमें भास्कर वर्मन का नाम भी मिलता है। इनकी बेटी यानी कि इनकी पुत्री राजकुमारी ईश्वरा ने शिलालेख स्थापित करवाया था, कहाँ पर, लाखा मंडल में। उससे जानकारी हमें यदुओं के बारे में मिली। इसके अलावा ये किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजकुमार थे, उनकी ये पत्नी थी राजकुमारी ईश्वरा। अब इस जो लेख मिला है, ठीक है, तो यहाँ बात आती है शिलालेख। इसमें जो वर्णन किया गया है वो किसका वर्णन किया गया है, तो इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासक हुए थे। 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का जो वर्णन मिलता है वो किससे मिलता है, लाखा मंडल से जो शिलालेख मिला है राजकुमारी ईश्वरा का, उससे ये बात पता चलती है कि यदुओं में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों ने उत्तराखंड भूमि पर शासन किया था। अब इनका जो क्षेत्र विस्तार था, ये उत्तराखंड के क्षेत्र पर विस्तार था इनका, मतलब कि क्षेत्र पर अपना आधिपत्य इन्होंने किया था यदुओं ने। तो देखा जाए तो लाखा मंडल तो प्रसिद्ध है। इसके अलावा यामुन प्रदेश, जैसा कि यदुवंश नाम आया है, यदु, यदुआ, मतलब कि यमुना नदी के किनारे, तो यामुन प्रदेश यमुना नदी के किनारे, कालसी, कालसी भी वही यमुना नदी के पास, और इस कालसी के आसपास का जो क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्रों पर किसका आधिपत्य था, यदुओं का आधिपत्य था। यदि इससे पहले की हम बात कर ले तो इससे पहले चल रहा था कर्तरीपुर राजवंश या परवर्ती कुड़िंद, और उसके बाद में जो आगमन हुआ था उत्तराखंड में वो यदुओं का या यादवों का आगमन हुआ था। जो इनकी राजधानी थी यदुओं के, यामुन प्रदेश था, यमुना नगर के आसपास का इलाका, लाखा मंडल है, कालसी है, हम कह सकते हैं कालसी के आसपास का क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो यामुन प्रदेश के जो यदु थे, यादव थे, उनकी जो राजधानी थी वो किससे बताया जाता है, सिंहपुर, जो कि देहरादून में ही थी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। कर्तरीपुर राज्य के बाद यादवों का, यदुवंशी आ गए, यादव आ गए। यादवों का जो संस्थापक है वो श्री सेन वर्मन, इनकी जानकारी मिलती है लाखा मंडल की राजकुमारी ईश्वरा थी, इनके शिलालेख से। राजकुमारी ईश्वरा जो थी वो भास्कर वर्मन की पुत्री थी। जो जालंधर के राजकुमार थे चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी
बनी थी। इसके अलावा इस लेख में क्या वर्णन मिलता है कि 11 पीढ़ियों के 12 शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। क्षेत्र विस्तार यदि देखें तो पूरा देहरादून का इलाका ले सकते हैं, इलाका मंडल है, यामुन प्रदेश है, कालसी है, इसके आसपास का क्षेत्र भी बताया जाता है। इसके अलावा जो यदुओं की यामुन प्रदेश में जो यादव रह रहे थे उनकी जो राजधानी थी वो किसे बताया जाता है, सिंहपुर बताया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनके बाद किसका आगमन। तो यादवों के बाद यानी ये कर्तरीपुर के बाद यादव, नाग, ये सारी राजवंश आके रहने लगे थे। तो इसके बाद जो नाम आता है वो आता है नागों का। नाग, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में नाग मंदिर बहुत ज्यादा मिलते हैं, बेनी नाग है, बासुकी नाग है, बहुत सारे नागों की बात आ जाती है। देखिए कुषाण युग के बाद, क्योंकि कुषाण में इससे पहले हो चुके हैं, मगर गुप्त युग के पहले ये भारशिव के नाम से जाने जाते थे। जो नाग थे वो क्या थे, भारशिव के नाम से जाने जाते थे। और ये जो भारशिव था, ये था क्या, ये नागों की उपाधि थी। नागों को किस नाम से उपाधि दी जाती थी, भारशिव के नाम से उपाधि दी जाती थी। ये किसका मान लेते थे, शिव जी का। तो जाहिर सी बात है इनके आराध्य देवता कौन होंगे, शिव जी ही होंगे। आगे 6वीं सदी में मध्य हिमालय के कर्तरीपुर राज्य पर, कौन से राज्य पर, कर्तरीपुर राज्य पर क्या किया था, नागों ने कब्जा कर लिया था। ये 6वीं शताब्दी की बात आ रही है। जो मध्य हिमालय, जो हमारा उत्तराखंड भूमि है, उसमें 6वीं शताब्दी में कर्तरीपुर राज्य जो हमने बात की थी, प्राचीन पुलिंद जिस पर शासन कर रहे थे, तो यहाँ अब किसका अधिकार हो गया था, नागों का अधिकार। नागों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब जान लेते हैं नागों के बारे में। तो इनके आराध्य देवता शिव, जैसे इन्हें भारशिव कहा जाता है, इनकी उपाधि थी ये नागों की। तो इनके आराध्य देवता शिव थे। इनके पवित्र पशु जो है मानते थे, ये बैल को मानते थे। अब इनकी जो जानकारी मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर का ये त्रिशूल लेख, गोपेश्वर की स्थिति जाएगी चमोली। चमोली में गोपेश्वर मंदिर है, त्रिशूल लेख, त्रिशूल मंदिर है, उसी पर ही त्रिशूल पर क्या लेख लिखे गए हैं। और उस लेख पर क्या हुआ है कि कई राजाओं के नाम नागों के रूप में नाम मिले हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि ये जो त्रिशूल लेख है इसकी लिपि क्या थी। तो इसकी लिपि आ जाती है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो लेख लिखे गए वो ज्यादातर लिपि उनकी क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो ये जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसकी लिपि ब्राह्मी। अब ये जो लेख है गोपेश्वर त्रिशूल लेख, इसमें कई राजाओं की जानकारी मिलती है। कई राजाओं में मुख्य 4 राजा आते हैं। नाग राजा, नागों की बात चल रही है। नाग राजा 4 में से जिनका नाम आता है वो है स्कंदनाग, दूसरा है गणपति नाग, तीसरा है विभु नाग और चौथे है अंशु नाग। ये 4 राजाओं के यहाँ पर नाम अंकित मिले हैं। तो पता ये चला है कि ये क्या करते थे। अब शिव जी की शिवलिंग रखा हुआ है, शिव की मूर्ति वाली बात आती है, तो भारशिव इन्हें कहा जाता था। नाग ये उपाधि लिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कर्तरीपुर राज्य पर शासन किया, अधिकार किया। इनके आराध्य देवता शिव थे। इनका जो पवित्र पशु है वो बैल था। जानकारी किससे मिलती है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। त्रिशूल लेख की जो लिपि थी वो क्या है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर 4 नाग राजाओं का नाम मिला है, वो 4 नाग राजा कौन से हैं, स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और अंशुनाग, ये नाम हमें मिलते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इसमें कोई ऐसा शासक भी था इनमें से जो बहुत ज्यादा प्रतापी रहा हो या शक्तिशाली रहा हो। तो वो नाम आता है गणपति नाग का। इसका नाम आता है गणपति नाग। गणपति नाग के बारे में देखिए, गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक रहा था। तो नागों में जो नाग, हमने नागों के नाम पढ़े हैं, नाग राजाओं के नाम, उनमें जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, गणपति नाग को ही बताया जाता है। जैसा कि यमुना घाटी में या हम कहते हैं यामुन प्रदेश में, या हम कहते हैं यमुना के किनारे जो क्षेत्र था वो यदुओं का था। तो यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है वो भी किसे जाता है, गणपति नाग को ही जाता है। मतलब उत्तराखंड भूमि पर एक के बाद एक राजवंश ने अपना अधिकार किया, सबने इसे अपनी अधिकार आधिपत्य की भूमि बनाई। उत्तराखंड भूमि की बात आ रही है। तो जैसा कि हमने इससे कहा था कि यदुवंश यानी कि यादवों का शासन था। अब यादवों के बाद जो कि यामुन घाटी में रह रहे थे, इन यदुओं का अस्तित्व किससे मिटाने का श्रेय जाता है, तो वो श्रेय जाता है नाग राजवंश के। जो प्रतापी राजा थे वो थे गणपति नाग। इतनी जानकारी मिली। अब इसके बाद में बात आती है कि नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मोखरी वंश का शासन स्थापित हो गया। मतलब ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, ये बहुत ही कम समय तक, क्योंकि एक के बाद एक शक्ति उभर कर सामने आ रही थी और एक दूसरे को खदेड़ करके क्या कर रहे थे, अपना अधिकार क्षेत्र बना रहे थे उत्तराखंड भूमि को।
ठीक है। तो इससे पहले यदि हम बात करें नागों से पहले, तो यादवों ने क्षेत्र पर अधिकार किया, कुछ समय तक शासन किया, बहुत लंबा शासन नहीं चला। उसके बाद में ही कौन आ गए? नाग आ गए। अब नागों ने इतना तो कर लिया कि इन्हें खदेड़ दिया और शक्तिशाली शासन। तो इनके बाद में अब जो शासन आएगा उत्तराखंड में वो आएगा कन्नौज के मौखरी वंश। तो मौखरी वंश के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। देखिए उत्तराखंड का मौखरी वंश, उत्तराखंड में नागों को किसने परास्त किया था? तो कन्नौज का जो मौखरी वंश चला था उसने परास्त किया था, हराया था। मतलब पहले यदु आ गए, यदु वंश चला, उसके बाद में नाग वंश चला, नाग वंश के बाद में अब ये कन्नौज का जो मौखरी वंश है उसने क्षेत्र में बहुत ही कम समय लिया। इन्होंने अल्पकालिक बोलेंगे, अल्पकालिक शासन इन सब कर रहा था, बहुत ज्यादा लंबा विस्तार नहीं रहा था। तो गया बिहार में पड़ता है के निवासी जो थे मौखरी लोग, वो गुप्त वंश के लोगों के सामने थे। जब गुप्त वंश चल रहा था तो उस समय ये जो मौखरी वंश था ये क्या थे? उस समय गुप्त वंश के लोगों के क्या थे? सामंत पद पर नियुक्ति इनकी हुई भी थी। अब यहाँ पर बात आती है मौखरी वंश का जो प्रथम शासक माना जाता है वो हरिवर्मा का नाम सुनने में आता है। अंतिम शासक जो थे वो गृहवर्मा का नाम आता है। बस जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि मौखरी वंश का प्रथम शासक हरिवर्मा और जो अंतिम शासक हम कहेंगे वो गृहवर्मा। अब गृहवर्मा के साथ क्या घटना घटी? गृहवर्मा के साथ घटना ये घटी कि गृहवर्मा की हत्या हो गई। हत्या करने के बाद मौखरी राज्य इनके बहनोई, मतलब कि गृहवर्मा के बहनोई कौन? हर्षवर्धन। मौखरी राज्य के बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि मौखरी वंश समाप्त होते ही कौन सा वंश चलेगा? हर्षवर्धन वंश चलेगा, या आने से वर्धन वंश कहते हैं, या आने से पुष्यभूति वंश कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वंश थोड़े अल्पकालिक रहते हैं, ज्यादा लंबा इनका विस्तार नहीं था। तो मौखरी वंश यही समाप्त हो जाएगा। अगला जान लेते हैं थानेश्वर का हर्षवर्धन या वर्धन या पुष्यभूति वंश की हम बात करेंगे। ठीक है, तो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की बात करेंगे। इसका जो पहला शासक माना जाता है, पहला शासक किसे कहा जाता है? नरवर्धन। जो वर्धन वंश का जो प्रथम शासक माना गया है वो नरवर्धन को कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और प्रतापी शासक में यदि हम कहते हैं तो सम्राट हर्षवर्धन का नाम यहाँ आ जाता है, आप देख लीजिए। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन का नाम होता है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तित कर थानेश्वर से राजधानी कहाँ ले गया था? कन्नौज ले गया था। मतलब कहने का ये है कि जो वर्धन वंश चला था उत्तराखंड में, वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? नरवर्धन, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज ले जाने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने धर्म कौन सा अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना हुआ था। दो शाखाएं चाहिए थी ना, हीनयान महायान बौद्ध धर्म में, तो ये महायान शाखा का अनुयायी था, धर्म इनका बौद्ध था। इसके अलावा यदि हर्षवर्धन के बारे में जाने तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम इन्हें मिले हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हर्षवर्धन के समय की बात कर लें, जो हमारे उत्तराखंड से जो संबंधित तथ्य हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। बाणभट्ट के हर्षचरित में उत्तराखंड आने वालों का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था तो उसके समय में जो कोई यात्री आया होगा या कोई यहाँ से गया होगा, तो आने जाने वाले जो यात्री रहे, ठीक है, या राजदूत हम कहेंगे, उनका क्या है वर्णन किसमें मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। और हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में गढ़वाल कुमाऊं वर्तमान का मतलब कि पूरा उत्तराखंड यदि हम कहते हैं तो गढ़वाल कुमाऊं को हर्षवर्धन के समय में किस नाम से जाना गया था? क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुर कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय की बात चल रही है कि गढ़वाल कुमाऊं को उस समय क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मपुर इसे कहा जाता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय गढ़वाल कुमाऊं को ब्रह्मपुर कहा जाता था। अब बात आती है हर्षकालीन, क्योंकि हर्षवर्धन का कार्यकाल कब तक रहा था? 606 से 647 की बात आती है, और इसी बीच 630 भी आता है, 631 की बात आ जाती है, 634 भी बात आ जाती है, जब हुएन सांग की यात्रा का वर्णन किया जाता है।
तो जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था तो हर्ष के समय में ही चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। चीनी यात्री हुएनसांग का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ये हिमालय के पोलीहिमोपुलो या हम कहते हैं इसे ब्रह्मपुर, वही जो हर्षवर्धन के समय में गढ़वाल कुमाऊं ब्रह्मपुर कहा जा रहा था, उसे अगर चीनी लैंग्वेज में बोले, हुएनसांग की लैंग्वेज में बोले तो क्या, पोलीहिमोपुलो। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था। हमारी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुर हम जानेंगे क्योंकि हर्षवर्धन का काल चल रहा था। तो हर्षवर्धन के समय में जब चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए थे तो वो हिमालय के पोलीहिमोपुलो यानी कि ब्रह्मपुर राज्य में भी आए थे। समझ रहे हैं? चीनी यात्री हुएनसांग की बात आ रही है। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इसे क्या कहा, आधुनिक गढ़वाल कुमाऊं जो हम वर्तमान में देख रहे हैं इसे उन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मपुर कहा था। और अपनी लैंग्वेज में कहा जाए तो पोलीहिमोपुलो, वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था। इसके अलावा जो गंगा नदी थी, यह हरिद्वार का एरिया दिखाया गया, देखिए बहुत प्राचीन, ये हरिद्वार का एरिया है जिसको ब्रह्मपुर कहा गया था। इसके अलावा ये जो नदी जा रही है गंगा नदी, गंगा को हुएनसांग ने क्या किस नाम से संबोधित किया था, महाभद्रा के नाम से संबोधित किया था। हर्षवर्धन भी यहाँ पर घूमे। हर्षवर्धन के दरबार में जब चीनी यात्री आए थे तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी क्षेत्र के बारे में जानना है, यहाँ की यादें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हर्षवर्धन की अनुमति मिल गई। चीनी यात्री जो हुएनसांग थे उन्होंने दौरा शुरू कर दिया। उसके बाद में सब जगह घूमे तो इन्हें हरिद्वार में भी आए। तो जब आधुनिक गढ़वाल कुमाऊं उन्होंने देखा तो ब्रह्मपुर नाम दिया। जब हरिद्वार की गंगा नदी देखी तो गंगा को इन्होंने महाभद्रा के नाम से संबोधित किया। हरिद्वार को इन्होंने मोयुलो के नाम से संबोधित किया। हुएनसांग की बात आ रही है, ठीक है। आधुनिक गढ़वाल कुमाऊं की बात करें तो ब्रह्मपुर, गंगा का नाम ले ले तो महाभद्रा, और यदि हरिद्वार का नाम ले ले तो हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया था, मोयुलो के नाम से हुएनसांग ने इसे संबोधित किया। और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया अपनी लैंग्वेज में, मतलब चीनी माप इन्होंने 20 ली बताई। 20 ली तक किस क्षेत्र का विस्तार है, मोयुलो का क्षेत्रफल है। मोयुलो मतलब कि वर्तमान का हरिद्वार। हुएनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया कि यहाँ पर क्या है, बौद्ध विहार भी यहाँ पर बने हुए हैं। लगभग कितने, 5 बौद्ध विहारों के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा जो अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम का नाम आता है, कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। हर्षवर्धन के समय में भी ये बात कही गई। इसके अलावा कनिंघम ने भी क्षेत्र को क्या कहा, ब्रह्मपुर ही कहा। हुएनसांग ने जो भी यात्रा की, जो भी वृत्तांत अपने यात्रा सीयूटी में ये सारे ध्यान लिखिए कि गंगा को महाभद्रा कहा, हरिद्वार को मोयुलो कह दिया। इसका क्षेत्रफल भी अपनी चीनी माप में 20 बता दिया, ठीक है। ये मुख्य जानकारी थी कि जैसे हमारा राजवंश रहा तो एक बार शुरू से एक बार देख लेते हैं। यदुवंश चला, ये बहुत क्रम से लिया गया है। देखिए यदुवंश, यादव आए थे, यादवों के बाद नागों का आगमन हुआ, ठीक है। नागों के बारे में जानकारी। इसके अलावा बात आती है तो मौखरी वंश भी चला था, कन्नौज का मौखरी वंश, कन्नौज के मौखरी वंश के बाद थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी से कहा जाता है। इसके बारे में जो भी जानकारी थी, ठीक है, वो सब हमने आपको दी है। हो सकता है जो आपका वन लाइनर चल रहा है उसमें भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी दी जाए। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा। क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, ठीक है।